साल था 1975 और तारीख थी 26 जून। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर भारत की जनता के नाम में एक ऐसा संदेश दिया जिसने भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया, और वो कहलाया भारतीय लोकतंत्र का काला दिन। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपातकाल 1975 की। पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। है मित्रों और संपूर्ण क्रांति This period in India's history एक ऐसा काला दिन शांति और स्थिरता की रहे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा क्या हुआ था उस दौर में कि इंदिरा गांधी को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। अब दोस्तों, आपातकाल कोई छोटी चीज तो है नहीं जिसका फैसला एक रात में एक आध हफ्तों में ले लिया गया होगा। इसके पीछे काफी लंबा प्रोसेस चला होगा, तब जाके निर्णय इंदिरा गांधी ने लिया। तो आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में कि क्या कुछ कारण रहे थे जिनकी वजह से देश की प्रधानमंत्री को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, इमरजेंसी की नींव तो उस वक्त से ही पड़ना शुरू हो गई थी जब इंदिरा गांधी को सन 1966 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। दरअसल इंदिरा सरकार के सामने, यहाँ इंदिरा सरकार से मेरा मतलब है इंदिरा गांधी की सरकार के सामने 1966 से 1975 के बीच ऐसे दो कारक हुए जिनके चलते ऐसी कई घटनाएं घटित हुई जिन्होंने इस पूरे फैसले की पृष्ठभूमि तैयार की। पहला कारक था इंदिरा सरकार और न्यायपालिका के बीच कई मौकों पर हुआ आमना सामना, और दूसरा था महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर विपक्ष का इंदिरा सरकार को घेरना। इन सब की शुरुआत होती है सन 1967 में, जब 27 फरवरी 1967 को चीफ जस्टिस सुब्बा राव के निर्देश में एक खंडपीठ ने 6 बनाम 5 के अंतर से गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस में सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया। फैसला यह था कि 2/3 बहुमत होने के बावजूद भी किसी संविधान संशोधन के जरिए संविधान के मूलभूत अधिकारों को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही सीमित किया जा सकता है। इस फैसले से कहीं ना कहीं लोकसभा का कुछ भी करने का जो एकाधिकार था वो समाप्त होता नजर आया था। अब आता है सन 1971। देश में 5वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं जिसमें इंदिरा गांधी एक बार फिर से चुनाव में जीत हासिल करके दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती है। उस चुनाव के दौरान कांग्रेस ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, मगर देश की आर्थिक स्थिति में कुछ खास परिवर्तन नहीं आता है और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से तो देश की आर्थिक परिस्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। इंदिरा सरकार इन सब परिस्थितियों को संभाल ही रही होती है कि सन 1973 में केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला केस में चीफ जस्टिस हंसराज खन्ना के निर्देश में एक खंडपीठ 7 बनाम 6 के अंतर से इंदिरा सरकार के विरुद्ध फैसला सुना देती है। फैसले में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किसी भी संशोधन के जरिए संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। पहले 1967 और अब 1973 एक सरकार के रूप में कांग्रेस की किसी राज्य में संविधान संशोधन को लेकर यह दूसरी सबसे बड़ी हार थी, और इस हार से इंदिरा सरकार इस कदर बौखलाई कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने 1975 से पहले ही इंदिरा सरकार की लोकतांत्रिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। वो फैसला था 1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जो हुआ उसने एक बात की तरफ तो संकेत कर दिया था कि 1967 में जिस इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा गया था, अब वो गुड़िया तानाशाही की राह पर अग्रसर हो चली थी। आमतौर पर न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और तत्कालीन न्यायाधीश जो होते हैं वह उस वक्त के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश राष्ट्रपति जी से करते हैं और राष्ट्रपति जी उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। आज के दौर में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, मगर सन 1973 में इस प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया और 3 वरिष्ठ जज जयशंकर मणिलाल सेहलट, A.N. ग्रोवर और K.S. हेगड़े, इन तीनों जो कि चीफ जस्टिस बनने के प्रबल दावेदार थे, उन सभी को दरकिनार करके A.N. रे जो बाकी जजेस से जूनियर थे उनको चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति को राजनीतिक रूप से प्रभावित माना गया था क्योंकि जिन 3 वरिष्ठ जजों को दरकिनार किया गया था उन तीनों ने ही केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला केस में सरकार के विरुद्ध निर्णय सुनाया था। उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए A.N. रे ने बताया
कि उनको महज 2 घंटों का समय दिया गया था यह निर्णय लेने के लिए कि उनको यह पद स्वीकार करना है या नहीं करना है। उन्होंने इस बात का जिक्र पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ के पोते अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा लिखित पुस्तक सुप्रीम विस्पर्स में किया है। उन्होंने कोट करते हुए कहा है, अगर मैंने पद स्वीकार नहीं किया होता तो किसी और को इसकी पेशकश की गई होती, मैं इसके लिए लालायत नहीं था। एक तरफ इंदिरा गांधी और न्यायपालिका के बीच टकराव का सिलसिला जारी था, तो वहीं दूसरी तरफ देश की आम जनता देश में बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी थी। उसी दौरान 20 दिसंबर 1973 को अहमदाबाद गुजरात के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हॉस्टल भोजन फीस में 20% बढ़ोतरी के विरोध में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था और देखते ही देखते आंदोलन गुजरात यूनिवर्सिटी वडोदरा और फिर पूरे गुजरात में फैल गया। इस आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन कहा गया। छात्र आंदोलन से शुरू हुई ये मुहिम अब पूरे गुजरात का आंदोलन बन चुकी थी। इसमें अब छात्रों के साथ साथ आम जनता भी जुड़ चुकी थी, जो बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर आई थी। सभी की एक ही मांग थी कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल इस्तीफा दें। विपक्ष ने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। इंदिरा गांधी ने हर तरीका अपनाया जिससे इस आंदोलन को दबाया जा सके। पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया, जिसमें कई आंदोलनकारियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई, मगर सरकार इस आंदोलन को दबा नहीं सकी और हालत बिगड़ता देख 9 फरवरी 1974 को चिमनभाई पटेल से इस्तीफा दिलवा दिया गया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। मगर चिमनभाई के इस्तीफे के बाद भी आंदोलनकारी नहीं माने। मोरारजी देसाई और जेपी नारायण विधानसभा भंग करने और दोबारा चुनाव कराने की मांग करने लगे। मोरारजी देसाई के आमरण अनशन के चलते इंदिरा गांधी ने 16 मार्च को विधानसभा भंग कर दी और जून में नए चुनाव कराने की घोषणा कर दी। गुजरात के साथ बिहार में भी बढ़ती महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आंदोलन की लहर दौड़ गई। पूरा प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आया और बिहार की विधानसभा को भी भंग करने की मांग करने लगा। मगर इस बार इंदिरा गांधी ने आंदोलनकारियों की बात नहीं मानी और ये आंदोलन विधानसभा भंग करवाने में सफल नहीं हो पाया। इधर बिहार और गुजरात में चीजें दुरुस्त नहीं हो पाई थी कि तभी मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से लोगों और माल की आवाजाही 3 हफ्तों तक ठप पड़ी रही। एक के बाद एक सरकार के विरुद्ध घटित होती घटनाएं, फिर चाहे न्यायपालिका से टक्कर हो या देश भर में लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा, इन सभी ने आपातकाल की नींव को और मजबूती प्रदान करना शुरू कर दिया था। मगर जून के महीने में एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं घटी थी जिन्होंने न सिर्फ आपातकाल रूपी बम में बारूद भरने का काम किया, अपितु उसमें चिंगारी भी लगा दी। सन 1971 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण सिंह, जो रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी कि इन चुनावों में इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से जीत हासिल करी है और अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकारी संसाधनों का भी उपयोग किया है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया और वह इंदिरा गांधी के विरुद्ध थी। न्यायालय ने इंदिरा गांधी को दोषी मानते हुए उनकी जीत को रद्द कर दिया और 7 में से 2 मामलों में इंदिरा गांधी को दोषी करा दिया। कोर्ट ने माना कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया था, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी खर्चे पर मंच, लाउडस्पीकर, शामियाने, टेंट आदि लगाए गए थे। उन्होंने अपने सरकारी अफसर यशपाल कपूर, जो उस वक्त ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर थे, उनका चुनाव प्रचार में गलत रूप से इस्तेमाल किया था। इसलिए कोर्ट ने इंदिरा गांधी पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत 6 साल का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया और राजनारायण सिंह को विजयी घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 12 जून को सिर्फ ये फैसला ही उनके खिलाफ नहीं आया था, एक और बात हुई जिसने इंदिरा गांधी को काफी बड़ा झटका दिया। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को करारी शिकस्त मिली। इन सब घटनाक्रम से इंदिरा उबर भी नहीं पाई थी कि 24 जून 1975 को एक और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। इस दिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होती है और फैसला यह आता है कि जब तक मामला कोर्ट में चलेगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती हैं,
मगर संसद में उन्हें किसी बिल और चर्चा में वोट करने का अधिकार नहीं होगा। यानी एक नजरिए से देखा जाए तो इंदिरा गांधी के पास सांसद के तौर पर पूरे अधिकार अभी भी वापस नहीं आए थे। इस फैसले के बाद इमरजेंसी रूपी बारूद का ढेर तो पूरी तरह से लग चुका था, बस अब कसर बाकी थी एक चिंगारी की, और वह चिंगारी लगाई जयप्रकाश नारायण ने। उन्होंने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन किया। उस रैली में लाखों की तादाद में भीड़ मौजूद थी और जेपी वहां पर लोगों से, सेना से और पुलिस से सरकार के आदेश का पालन ना करने की अपील कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने जनता का आह्वान करने के लिए मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां "सिंहासन खाली करो कि जनता आती है" का भी पाठन किया। जेपी नारायण की जनता, सेना और पुलिस से सरकार की बात ना मानने की अपील इंदिरा गांधी को कतई नागवार गुजरी। इसके बाद उन्होंने अपने खास सलाहकारों से सलाह ली और देश में आपातकाल लगाने का फैसला कर लिया। आइए समझते हैं कि आपातकाल लगाने को लेकर भारतीय संविधान में क्या लिखा है। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, इसीलिए इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने उनको आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाने का सुझाव दिया। आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह द्वारा परिवर्तित कर दिया था। अपने सलाहकारों के साथ सलाह बनाकर इंदिरा गांधी फौरन उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिली और उनको आंतरिक अशांति का खतरा बताकर इमरजेंसी के लिए राजी कर लिया। और 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही पूरे भारतवर्ष में आपातकाल लागू हुआ। 25 जून की रात को इंदिरा गांधी ने दिल्ली में स्थित सभी अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही कटवा दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि जयप्रकाश नारायण की रैली की खबर पूरे देश में फैले और साथ ही साथ लोगों में इंदिरा सरकार के खिलाफ रोष उत्पन्न। इंदिरा गांधी ने उस साथ एक और काम किया कि जैसे ही इमरजेंसी लागू हुई, उन्होंने अपोजिशन के जितने बड़े बड़े नेता थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुलायम सिंह यादव हो, जेपी नारायण हो, मोरारजी देसाई हो, सभी को उठाकर जेल में डलवा दिया। अगले दिन 26 जून 1975 की सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की एक मीटिंग बुलवाई जिसमें सभी सदस्यों को देश में लगी इमरजेंसी के बारे में बताया गया। और उसके बाद उन्होंने संपूर्ण देशवासियों को रेडियो पर एक संदेश के द्वारा देश में आपातकाल लागू होने की सूचना दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल के लागू होते ही लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की आजादी और जीने का अधिकार भी छीन लिया। आंकड़े बयान करते हैं कि मीसा, मेंटेनेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला गया। यह आपातकाल लगभग 2 सालों तक लगा रहा। फिर 18 जनवरी 1977 को राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी और सरकार द्वारा मार्च में दोबारा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 23 मार्च 1977 को अंततः जाके आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई।